हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट किए थे वो भी चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस किए थे। स्टार्ट करते हैं वीडियोस। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा कन्वेंशंस के ऊपर, जो भी आपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन विल हैव द इफेक्ट ऑफ, यानी कि जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन होता है यानी रूढ़िवादिता का सिद्धांत, वो हमारा किस पर प्रभाव डालता है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स पर, अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, या फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। देखिए, इसके अंदर जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको छोड़कर जितने भी हमारे लॉसेज होते हैं उनकी यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है, यानी कि उनकी व्यवस्था की जाती है। इसके अनुसार यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उनका एवैल्यूएशन करते हैं। और आप सबको पता है कि स्टॉक का एवैल्यूएशन कहाँ के कैसे किया जाता है, यानी कि जो मार्केट प्राइस और जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, विच एवर इज लो, जो भी कम होगा उस पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद संपत्तियों को, यानी कि जो हमारी एसेट्स होती है उसका अंडर स्टेटमेंट करते हैं, यानी कि उनको कम दिखाते हैं। और जो भी हमारे जो हमारे प्रॉफिट्स सॉरी जो हमारे लाइबिलिटीज होती हैं उनका ओवर स्टेटमेंट किया जाता है, यानी कि उनकी वैल्यू हाई दिखाई जाती है। यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको कम करके दिखाया जाता है, लॉस को हाई करके दिखाया जाता है। ये हमारा रूढ़िवादिता का सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार जिससे अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे पास इनफ फंड हो। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अंडर स्टेटमेंट ऑफ द असेट्स। असेट्स को अंडर स्टेटमेंट करके दिखाया जाता है और लाइबिलिटी को ओवर स्टेटमेंट दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा हमारा पॉइंट है जो कि हमारा अकाउंट्स जो भी बुक्स हैं अकाउंट्स की उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में कंट्रोल के लिए। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, एप्रिसिएशन मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। आप सबको पता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगर वो मनी में मेजर किए जा रहे हैं, यानी कि उनको मनी में हम वो डिनोट कर सकते हैं, तभी उनका यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता, क्वांटिटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। इसी के लिए यहाँ पर जैसे कि हमारा मैनेजर की हेल्थ से रिलेटेड कोई है प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अ, ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे मैनेजर की फीस सैलरी की बात की जाती है, ये क्वांटिटेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ये क्वालिटेटिव है। एप्रिसिएशन मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये भी क्वालिटेटिव है। तो यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया। क्या आएगा राइट आंसर? वो होगा 2, क्योंकि देखिए कमीशन है, कमीशन को हम मॉनेटरी एस्पेक्ट में डिनोट करते हैं। तो कमीशन पेबल टू सेल्समैन, सेल्समैन को कोई भी कमीशन दिया गया है तो मनी की फॉर्म में दिया गया होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बतानी है। कैपिटल इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, या फिर लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल। तो देखिए हमारी जो इक्वेशंस बनती हैं वो क्या होती हैं, जो भी हमारे पूंजी या तो हम इस तरह से बना सकते हैं, जो भी हमारे क्रॉस लाइबिलिटीज होती हैं इक्वल टू असेट्स कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इक्वल टू संपत्तियां, जिसको हम असेट्स भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारी जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। जो भी हम असेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज को, तो जो भी हमारे अमाउंट बचेगा वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए ये हमारे
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनका यहाँ पर ये ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले आप ये देख लीजिए। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो देखिए, मैं आपको इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें भी ये बता चुकी हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखिए, ए का 4 हो गया। ए का 4 किस में है? 1 एंड 2 में। तो हमारा 3 कट गया, 4 कट गया। इस तरह से आप सॉल्व करा करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि एलिमिनेशन से क्या होता है, अब आपके 2 ऑप्शंस कट गए, अब आपको 2 में देखना है, ठीक है। अकाउंटिंग 2 क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हो गया। अब ये दोनों में ही 1 1 है। अब हमें ये देखना है 3 और 4 में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए, 3 क्या होता है? 3 होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और 4 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो देखिए, यहाँ पर 3 का हो गया 2, 4 का हो गया 3। तो 3 का 2 किस में आ रहा है? 1 में। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा ए। ए हमारा होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फाइन। इस तरह से आपको टोटल 22 या 21 है वो आपको पूरे लर्न करने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया डज नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इंडिया का, वो कौन से कार्य नहीं करता है, आपको वो बताने हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको स्टैब्लिश करना इसका काम है। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, यानी कि उनकी रिव्यू करना, जो भी कमेटी है उसकी। इश्यू ऑफ गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन नोट्स ऑन पॉइंट्स अराइजिंग फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी पॉइंट्स अराइज होते हैं उनको क्लैरिफाई करना, उन पर गाइडेंस देना कि ये इस तरह से होगा ट्रीटमेंट इसका, इसको इस तरह से करना है रिकॉर्ड, ये सारे ये बताते हैं। या फिर propagate the accounting standards and persuade business houses to adopt them। अब मानकों का प्रचार करें और जो भी इन्होंने चीजें बनाई हैं, इनके अंदर रूल्स बनाए हैं, उसको लोगों को किस तरह से अडॉप्ट करवाएं, ये काम करते हैं। तो इसमें बात की गई है डज नॉट परफॉर्म, क्या काम नहीं करता है। तो देखिए, ये इनका काम नहीं होता कि जो भी इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनका प्रचार भी यही करवाएं, यानी कि प्रोपोगेट करवाएं उसको, और उनको लोगों को कहें कि आप इसे फॉलो करो। क्योंकि ये तो जो भी कंपनीज जो हमारी हम बोल सकते हैं कंपनीज जो होती हैं उनको ये फॉलो करना होता है, ये कंपलसरी होता है। इनको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये फॉलो करो फॉलो करो, क्योंकि कंपनी अगर इनको फॉलो नहीं करेगी तो जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं इनको फॉलो करने के, वो उनको नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ उन पर पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका काम नहीं है, बाकी ये सारे इसके काम है, और हमें बताना है कि डज नॉट जो इसका काम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्टैब्लिश करना इसका काम होता है, समीक्षा करना इसका काम होता है, और क्लैरिफाई करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना भी इसी का काम होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, the cost of 3 small files of rupees for each was discharged to expenses when purchased, even though they had useful life of several years. This was done according to। यानी कि यहाँ पर 3 स्मॉल हमारी फाइल थी, उनकी लागत जो थी वो जो बहुत कम थी, लेकिन उनको जो भी हमारे ईयर्स हैं उनमें राइट ऑफ किया गया धीरे धीरे करके। ये हिसाब हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, या फिर मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो चीज है ये हमारी कहलाती है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अंदर जो भी रिकॉर्ड की जाती हैं चीजें उनकी एक सीमा होती है, ठीक है। हर चीज की एक सीमा होती है। तो उनको, इन सारी चीजों को एक जगह, जैसे छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको एक में ही करके लिख लिया जाता है जो कम मूल्य की होती हैं। जैसे कि आपने स्टेशन पेन लिया, आपने छोटी नोटबुक ली, आपने रेजर ली, बहुत सारी चीजें ली आपने। अब यहाँ पर आप इन सारी चीजों को अलग अलग करके नहीं लिख सकते। आप इन सबको कैसे ट्रीट करेंगे, इन सबको आप स्टेशनरी में डाल देंगे और इनका टोटल अमाउंट भी आप स्टेशनरी में करके लिख देंगे। आप इनको अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंटिजेंट लायबिलिटी इज शोन ड्यू टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो हमारी शो की जाती है किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा? फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म,
मटेरियलिटी या फिर डुअल एस्पेक्ट। देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात की जा रही है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी यहाँ पर जो होती है वो हमारी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें फुट नोट में दिखाई जाती है, क्योंकि इसका एक तरह से ये जो लायबिलिटी होती है हमें बिल्कुल नहीं पता अभी कि ये लायबिलिटी हमारी है भी या नहीं। हो भी सकता है फ्यूचर में ये लायबिलिटी बने और हो भी सकता है फ्यूचर में ये लायबिलिटी ना बने, इसलिए ये सिर्फ एक नोट की तरह हमारी बैलेंस शीट में शो कर दी जाती है कंटीजेंट लायबिलिटी की ये फ्यूचर में बन सकती है लायबिलिटी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये किस अवधारणा या फिर किस कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। तो ये हमारी आती है फुल डिस्क्लोजर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उसने डिस्क्लोज किया है बैलेंस शीट में आपको शो करके कि ये हमारी फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती है इतने रुपए की। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका काम था आपको डिस्क्लोज करना, क्योंकि अभी ये उसको भी नहीं पता कि ये लायबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब जो कैपिटल है हमारी बिजनेस लायबिलिटी है, ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर कहा गया है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग, गोइंग कंसर्न या फिर कंजर्वेशन। तो कैपिटल हमारी बिजनेस लायबिलिटी है, ये हमारी बात करता है किस उसके अंदर, ये बताता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी के अंदर, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कैपिटल जो है वो एक ओनर के लिए लायबिलिटी की तरह होती है, कि क्योंकि जब भी वो यहाँ से कुछ विड्रॉल भी करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको पे करना होता है, इस पे इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये कहा भी जाता है कि जो बिजनेस और जो ओनर होता है वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है और उसका ओनर एक अलग है। ठीक है, तो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूजर कौन होता है, यानी कि कौन उसको यूज करता है? एक ओनर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हर फील्ड में यूज की जाती है, यानी कि जहां पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, और अकाउंट्स भी हर जगह यूज किए जाते हैं। फिर चाहे बैंक हो, बैंक के अंदर भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनका रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी बिजनेस की बात की जाए तो उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। इवन अगर आप देखते हैं कि कोई घर मतलब किसी घर में हम अब कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाजार से कुछ परचेस करके लाते हैं तो उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। वैसे कहने को वो रिकॉर्ड हमारे काम नहीं आते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड किसी को बाहर शो नहीं किए जाते, लेकिन ये वाले रिकॉर्ड शो करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का पैसा लगा होता है, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये आपको एक समझाने के तौर पर था कि कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, ट्रांजेक्शन्स हर जगह होते हैं और उनका रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसके लिए यूजफुल है या इसके लिए यूजफुल है, वो सबके लिए यूजफुल होते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग ओनर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन सभी के लिए यूजफुल रहेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, यानी कि जो बिजनेस की कैपिटल है वो क्या है? एक कैश है, एक इंटरेस्ट है, एक लायबिलिटी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है बिजनेस की कैश, कैश फॉर्म में है लेकिन वो कैश नहीं है। एक इंटरेस्ट, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे नहीं है, लेकिन हाँ वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, जो भी फंड वहां पे इन्वेस्ट किया गया है उसको कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है कि आपने जितनी कैपिटल लगाई है वो तो आपको वापस लेनी ही लेनी है, साथ में अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो यानी कि जो आपने लगाया है उतना पैसा आपको मिले, या फिर जैसे कि आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि बिजनेस एंटिटी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। यानी और ओनर अगर कोई वहां से विड्रॉल भी करता है तो उसका वो पेमेंट करता है। ठीक है, तो उसी तरह से वो कैपिटल लगा रहा है तो बाद में उस कैपिटल को लेगा और उस कैपिटल से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है कैपिटल बिजनेस के अंदर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नोन अबाउट दी। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटेंसी का, ये हमें बताना है। प्रॉफिट और लॉस एंड असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पोजीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश, एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है अकाउंटेंसी की ऑब्जेक्टिविटी होती है वो हमारी इन पॉइंट में से किससे रिलेटेड है।
प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ कैश या फिर एरर एंड फ्रॉड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है अकाउंटेंसी का वो ये देखना होता है कि जो भी हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको ये बताता है कितनी असेट्स कितनी लायबिलिटी, क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या लॉस चल रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बिजनेस रन किया जाता है, बिजनेस का एक्सटेंशन होता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रही है तो उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है और असेट्स नहीं लाई जाती हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो उस पर वर्क करके उस लॉस को मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इज रिकमेंडेड फॉर यूज बाय। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है और ये रिकमेंडेड करता है हमारे क्या यूज करने के लिए। कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में वो इसको फॉलो करेंगी, या फिर कंपनीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये करेंगी। देखिए मैंने आपको सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें ही बताया था कि इनका सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, तो वो बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ इनके नाम याद करने की कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। लेकिन 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 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, और मैं आपको एक दो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दूंगी, उसके अंदर का थोड़ा सा पूछा जाता है, जैसे कि इसमें आ गया कि इसमें कौन सी कंपनियां को रिकमेंड किया जाता है या फिर कौन सी कंपनियां फॉलो करती हैं। एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको एज इट इज बता दूंगी। उसके अलावा आपको डीप में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कैरी करते हैं। कंपनीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि जो कंपनीज इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस में वो लोग फॉलो करती हैं, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा उन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है या फिर उन कंपनियों पर अप्लाई होता है जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनको डेप्रिसिएशन का लेखांकन करना होता है, यानी कि अकाउंटिंग करनी होती है जो, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर लिस्टेड होती हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। और ये किसने कहा है, ये हमारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग इनटू माइंड आउट द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो डेफिनेशन है हमारे अकाउंटिंग की उससे हमारे कौन कौन से फंक्शंस निकल के आते हैं, यानी कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंटिंग की, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे आपको उसको सीरियल वाइज लगाना है और ये आपके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या होता है, ये हमारा भी स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है। स्टार्टिंग का पार्ट सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 3 पॉइंट आ गया। रिकॉर्ड के बाद क्या करेंगे, जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि रिकॉर्डिंग क्या हो गई जर्नल में, क्लासिफाई आप किसके अंदर करेंगे, लेजर के अंदर, तो यानी कि 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आप उसको समराइज करेंगे, यानी कि फिर आ गया आपका 4। ठीक है, समराइज कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उससे रिजल्ट निकालेंगे, तो ये आपका कितने निकल कर आ गया 2। तो 3142 होगा इसका राइट आंसर। 3142 कहाँ है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू। अब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करा चुकी हूँ, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। देखिए इनमें से मैंने दो तो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो वो आपको पता होंगे। अब आपको 2 एंड 4 में से चूज करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किस पे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इन्वेंट्रीज किससे रिलेटेड है, 2 से। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा किससे रिलेटेड है, अभी मैं आपको बताऊंगी। डेप्रिसिएशन हमारा 6 से है, तो देखिए अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा 12 से रिलेटेड है, और अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स ये हमारा 10 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे फॉलो होता है।
नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स या फिर सर्वाइवल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हम सब ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल की भी बात की जाती है और यहाँ पे सर्वाइवल की भी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जाती, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट में को मैक्सिमाइज करने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारा ग्रोथ करेगा। सेल मैक्सिमाइज करने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सर्वाइवल से क्या होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छा अर्न नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो किया जाता है, सर्वाइवल का। यानी कि वो इतना तो अर्न कर लें कि वो सर्वाइव कर पाए मार्केट के अंदर, जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने वो सर्वाइव कर पाए, उस तरह की सिचुएशन उनके साथ फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। आई होप यहाँ तक आपको प्लीज़ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए प्लीज़। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये हमारी किसके बारे में बात करता है, ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। कंपनी लॉ बोर्ड हमारे कंपनी से रिलेटेड नियम बताता है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स भी हमारे जो हमारे डिफरेंट रूल्स आते हैं किसी भी चीज़ को कोई भी कौन ये कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग में, कोई भी ऐसा फॉलो करते हैं, कोई भी मेथड वहाँ पर ये बताते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड रूल्स को बताते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमारा बताया गया है किसके द्वारा, ये बताया गया है कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा ये सारे रूल्स बताता है कि स्टैंडर्ड 10 किससे अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड 10 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, 6 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे, वो 211 आर्टिकल के द्वारा यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमें एक्टिविटीज बतानी है। समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। अभी सेम मैंने आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन कराया था, उससे भी आप कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर आते हैं, बस क्या होता है क्वेश्चंस थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, ये यहाँ पे 4 है, ये सबसे पहले आएगा। अब 4 देखिए, ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा, 2 और 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस के बाद क्या आएगा, समराइजिंग द परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग या फिर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, अब इसके बाद जो आएगा हमारा ट्रांजेक्शंस, वो आएगा लेन देनों का विश्लेषण, जिसको बोलते हैं एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस के अंदर क्या आएगा, समराइज करेंगे हम उन सब चीजों को, तो क्या आ जाएगा हमारा 1, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, 4213, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग इज। अब अकाउंटिंग क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। लैंग्वेज है, प्रीवियस क्लास ही अगर आपने देखी होगी तो आप इजीली बता सकते हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग हमें सारे रूल्स बताती है, अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए ये हमारी लैंग्वेज भी हो गई। सोर्स है, मैंने अभी आपको बताया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो ये भी हो गई। और अकाउंटिंग के अंदर ही हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं लेजर के अंदर, उसके बाद हम समराइज करते हैं सभी ट्रांजेक्शन्स को, समराइज के बाद क्या करते हैं हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अकाउंटिंग ये सारी चीजें हैं, यानी कि इन सब चीजों को बताती है।
नेक्स्ट है द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड इन। अगेन ये रिपीट हो रहा है, और ये मत सोचिए कि मैंने क्वेश्चन ये ऐसे ही डाल दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाने के लिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2012 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2003 एंड 4 के अंदर भी आया है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिससे कि रिवीजन करके भी हमें ये सारे चीजें क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इजीली याद होगा 48 है, 49 है, 50 है या फिर 51 है। तो ये जो एक्ट हमारा पास हुआ, ये हमारा पास हुआ था यहाँ पे 49 में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज इन रेस्पेक्ट ऑफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें क्या बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशो या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें यहाँ पे बताता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट क्या है, रिवीजन करिए, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्रीज, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट्स, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 8। अब देखिए यहाँ पर 8 आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये 2 हो गया तो ये हट गया। फिक्स असेट्स, ये हमारा 10 से रिलेटेड है। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये भी आप इजीली कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 6 है तो बचा क्या, 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो 3 यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेसमैन मीन। अब बिजनेस के अंदर जो नेटवर्थ होती है उसका क्या मतलब होता है, इक्विटी कैपिटल से, टोटल एसेट्स से, फिक्स एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज से। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो देखिए नेटवर्थ में यहाँ पर जो इसका मतलब होता है वो होता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बताइए। देखिए नेटवर्थ की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा, नेटवर्थ है इसके अंदर। देखिए नेटवर्थ हमारा, जब हम जो भी हमारी टोटल असेट्स होती हैं उसमें से जो भी हमारी आउटसाइडर, इनसाइडर नहीं, आउटसाइड की जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं। तो जो भी रिमेनिंग हमारे पास फंड बचता है वो हमारा नेटवर्थ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक मत अगर आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।